एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आर्कर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ तथा चैनल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे इनके विषय में। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम भारत की समुद्री सीमा को। दोस्तों, यदि समुद्री सीमा की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत या किसी भी देश को सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमा तक ही अधिकार नहीं होता है, बल्कि उसका अधिकार समुद्रों तक भी होता है। समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक समझौता होता है, कब 1982 में, जिसको अनक्लोज के नाम से जानते हैं। अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर एक संयुक्त राष्ट्र संधि। इस संधि के द्वारा किसी भी देश का समुद्रों पर किस सीमा तक अधिकार होगा, उसको निश्चित कर दिया गया है। वहीं यदि हम देखें इस संधि के द्वारा, तो इस संधि के द्वारा समुद्रों पर 3 मुख्य प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, किसी भी देश को आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत रखा जाता है। किसी भी देश के आधार रेखा से या तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार है। तो 12 नॉटिकल मील तक जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा की जो दूरी है वो 12 नॉटिकल मील है। तो इसका जो अधिकार क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 मील। नॉटिकल यानी समुद्री मील, अर्थात एक समुद्री मील बराबर 1.85 मील। तो भारत को या किसी भी देश को आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक अधिकार दिया गया, जिसको बोला गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे भारत को जो अधिकार मिले हैं वो है, जैसे ही भारत को अपने स्थलीय भूभाग पर अधिकार है, ठीक वही सारे अधिकार किसी भी देश को 12 नॉटिकल मील के अंतर्गत मिल जाते हैं। अर्थात 12 नॉटिकल मील तक समुद्र के सभी संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार उस पास के देश पर होगा। तो संपूर्ण अधिकार किसका रहेगा? 12 नॉटिकल मील तक भारत के क्षेत्र में, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे हिंद महासागर। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र आता है, जिस पर किसी भी देश को उसका संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। वहीं यदि हम आधार रेखा की बात करें, तो आधार रेखा से किसी भी लंबाई को अगर नापेंगे तो आधार रेखा से नापेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आधार रेखा होती क्या है। तो आधार रेखा की बात करेंगे, यदि हम भारत के मानचित्र को देखेंगे तो हम पाएंगे जो तट है वो बहुत कटे छटे होते हैं। ऐसे होते हैं
बहुत कटे छटे रूप में प्राप्त होते हैं। यदि हम इनके आखिरी बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो ये जो रेखा होगी इसी को हम लोग कहेंगे आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार रेखा। तट से 12 नाटिकल मील की दूरी तक नहीं ज्ञात किया जाता, उसके आधार रेखा से आधार रेखा से ही दूरी मापी जाती है। तो आधार रेखा से जो तट होंगे वो कुछ इस प्रकार मिलेंगे और इनको मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये होती है हमारी आधार रेखा। क्या होती है? आधार रेखा। यदि इनके बीच कुछ जलीय क्षेत्र होंगे, इन जलों को क्या कहते हैं? आंतरिक जल। तो हम देखें आधार रेखा से किसी भी देश के आधार रेखा से समुद्रों पर 12 नाटिकल मील की दूरी तक उसका संपूर्ण अधिकार होता है। इस सीमा को, इस क्षेत्र को कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। वहीं यदि हम आधार रेखा से 24 नाटिकल मील की दूरी तक बात करेंगे तो इसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे ये हमारी प्रादेशिक सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको कहा गया है, इस क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र पर हम देखेंगे किसी भी देश को कितने प्रकार के अधिकार को दिया गया है। तो संलग्न क्षेत्र ये आधार रेखा से 24 नाटिकल मील की दूरी तक है, 24 नाटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। यदि हम इस पर अधिकार की बात करें तो भारत को या किसी भी देश को समुद्रों में 24 नाटिकल मील तक साफ सफाई, यानी कि समुद्रों को साफ सफाई करने का अधिकार किसी भी देश को 24 नाटिकल मील की दूरी तक होता है। दूसरा, यहाँ पर ही सीमा शुल्क का अधिकार भी दिया जाता है। शुल्क का अधिकार अर्थात किसी भी देश के तट रेखा से 24 नाटिकल मील की दूरी तक उसे अपनी सीमा में प्रवेश करने के लिए सीमा शुल्क वसूलने का भी अधिकार प्राप्त होता है। वहीं यदि हम तीसरी बात करें तो यहाँ पर वित्तीय अधिकार भी उस संबंधित देश को प्राप्त होता है। कौन सा अधिकार? वित्तीय अधिकार। अर्थात संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 अधिकार को दिया गया है, जो इस प्रकार हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार और वित्तीय अधिकार। हालांकि हम जानते हैं जो समुद्र होता है वो खनिजों का भंडार होता है, इसीलिए किसी भी देश को समुद्रों में भी अपने अधिकार का दावा करता है। तो जो समुद्र है वो संसाधनों का भंडार है, इसलिए इस समस्या का निर्धारण करने के लिए कि कौन सा देश कितना अधिकार उस समुद्री संसाधन पर, किसका अधिकार, उस संबंधित देश का कितना अधिकार होगा, इस सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए 1982 में अनक्लोज एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक समझौता होता है जो अनक्लोज के नाम से जाना जाता है, अर्थात समुद्री कानूनों पर एक संधि, राष्ट्र की एक संधि, और जिसमें हम देखते हैं कि प्रादेशिक तीन सीमा का, मुख्य रूप से 4 सीमा का निर्धारण होता है। प्रादेशिक सीमा और संलग्न क्षेत्र को हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं जो तीसरी सीमा है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। हम देखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ये आधार रेखा से
आधार रेखा से 200 नाटिकल मील तक होता है, विस्तृत होता है। अर्थात यहाँ तक, अर्थात ये हुआ हमारा 200 नाटिकल मील। अर्थात किसी भी देश को अपने आधार रेखा से 200 नाटिकल मील तक दूरी तक भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जिस जैसे किसी भी 200 नाटिकल मील तक किसी भी देश को द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। अर्थात कोई भी देश अपने आधार रेखा से 200 किलोमीटर तक 200 नाटिकल मील तक द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जो दूसरी बात वो प्राप्त है वैज्ञानिक अनुसंधान, तो 200 नाटिकल मील की दूरी तक वैज्ञानिक अनुसंधान को भी कर सकता है। वहीं जो तीसरी बात है अनन्य आर्थिक जोन के अंतर्गत, तो वो हमें प्राप्त होता है कि कोई भी समुद्र पर संसाधन है उनका दोहन कर सकता है संबंधित राष्ट्र। तो हम देखते हैं कि अनन्य आर्थिक जोन में मुख्य रूप से 3 अधिकार दिए गए हैं: द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों का दोहन। यदि हम 200 नाटिकल मील से अधिक दूरी पर आएंगे तो 200 नाटिकल मील के बाद जो हमारी चौथी जो सीमा होती है उसे कहते हैं उच्च सागर। तो हम देखेंगे उच्च सागर में सभी देशों का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ के बाद अर्थात 200 नाटिकल मील की दूरी के बाद समुद्रों पर सभी देशों का समान नियंत्रण रहता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि अनक्लोज के द्वारा जो 4 सीमाएं निर्धारित की गई थी वो आधार पहली जो सीमा थी जिसको हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। यहाँ पर किसी भी देश को उस महासागर में या संबंधित समुद्र में संपूर्ण अधिकार जैसा कि अपने स्थलीय भूभाग पर प्राप्त होता है, ठीक वही सारे अधिकार समुद्रों में भी उस देश को प्राप्त होते हैं। फिर हम आते हैं संलग्न क्षेत्र में, तो आधार रेखा से 24 नाटिकल मील की दूरी तक किसी भी देश को 3 अधिकार प्राप्त किए जाते हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार, वित्तीय अधिकार। साफ सफाई अर्थात वह देश 24 नाटिकल मील तक समुद्रों की साफ सफाई को कर सकता है। सीमा शुल्क अर्थात कोई भी किसी भी देश की जो नौसेना है, यदि नौका 224 नाटिकल मील के अंतर किसी भी देश भारत के अंदर प्रवेश करेगी तो वहाँ से उसको सीमा शुल्क वसूला जाएगा। अतः जो सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार वो संलग्न क्षेत्र में मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार कितनी दूरी तक किसी भी देश को प्राप्त होता है समुद्रों में, तो उसका आंसर होगा 24 नाटिकल मील की दूरी तक। वहीं यदि हम 200 नाटिकल मील की दूरी पर आएंगे तो हमें प्राप्त होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें किसी भी देश को 3 अधिकार दिए जाते हैं: द्वीपों के निर्माण के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए और संसाधनों का दोहन करने के लिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से विशेष यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र से पूछा जाता है कि द्वीपों का निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत, समुद्रों में किस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं, या वैज्ञानिक अनुसंधान किस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा क्या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत हम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं या वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। और 200 नाटिकल मील के बाद 200 नाटिकल मील के बाद किसी भी देश का उस समुद्र पर
उतना ही अधिकार होगा जितने कि अन्य देशों के साथ। तो ठीक ये हुआ हमारा भारत की समुद्री सीमा। अब आते हैं भारत के खाड़ियों को समझते हैं। भारत में कुल कितनी खाड़ियाँ हैं और इनकी विशेषताओं को समझते हैं। हम लोगों ने भारत की समुद्री सीमा को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं भारत की जो खाड़ियाँ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं खाड़ी किसे कहते हैं। तो खाड़ी तीन ओर से स्थल भाग से और एक ओर से समुद्र से घिरा हुआ जो जलीय भाग होता है उसको खाड़ी कहते हैं। अर्थात तीन तरफ से स्थलीय भाग से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तो खाड़ी जो होती है वो तीन तरफ से स्थल भागों से घिरी हुई होती है। यदि हम बात करेंगे गुजरात में तो हमें मिलेगा कच्छ की खाड़ी। वहीं यदि हम गुजरात और महाराष्ट्र के इस वाले भाग में आएंगे तो हमें प्राप्त होगी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में भारत की दो नदियां अपना मुहाना बनाती हैं जिसको हम नर्मदा और ताप्ती के नाम से जानते हैं। नर्मदा और ये तापी। ठीक, इसके बाद हम आते हैं मन्नार की खाड़ी में। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये रही हमारी मन्नार की खाड़ी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। वहीं हम देखेंगे इस वाले बीच वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं राम सेतु। क्या कहते हैं? राम सेतु। और एक बात हम ये जानते हैं कि ये हमारी पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो जो जल संधि होती है वो किसी भी दो जल संधि जो होती है किसी दो जलीय भाग को जोड़ती है तो जल संधि कहलाती है। ठीक, दो जलीय भाग को जोड़ती है। जल संधि का काम क्या होता है? तो पाक जो जल संधि है वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर भारत का एक तमिलनाडु शासित एक द्वीप है जिसको हम पंबन द्वीप के नाम से जानते हैं। पंबन द्वीप जिस पर रामेश्वरम स्थित है। तो यहाँ से रामेश्वरम जो पंबन द्वीप है उसका जो लास्ट बिंदु है वो है हमारा रामेश्वरम। ठीक, वह है हमारा रामेश्वरम। तो रामेश्वरम से लेकर ही यहाँ से ही आदम ब्रिज की यानी राम सेतु प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलैया मन्नार द्वीप तक राम सेतु का विस्तार मिलता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाक जल संधि किन दो खाड़ी को जोड़ती है। तो हमारा उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। वहीं यदि क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है तो हमारा उत्तर होगा भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, अब तीसरी जो खाड़ी है हमारी अगली जो खाड़ी है वो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की जो खाड़ी है वो इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। बे ऑफ बंगाल। ठीक, और हम देखेंगे खाड़ी को ही कहीं कहीं बे कहते हैं
तो कहीं कहीं गल्फ कहते हैं। तो हमारा जो गल्फ हुआ और जो बे हुआ, यदि हम देखेंगे तो जो ये गल्फ होती है ये छोटी खाड़ी होती है। कौन सी खाड़ी? छोटी खाड़ी। तो छोटी खाड़ियों को हम लोग गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार। वहीं बड़ी खाड़ियों को, अपेक्षाकृत बड़ी खाड़ी को बे कहते हैं। तो हो गया हमारा ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसको गल्फ ऑफ बंगाल ना कहकर बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। चलो, हम लोगों ने खाड़ी को पढ़ लिया। अब देखते हैं भारत में स्थित कितने चैनल है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल बनकर। हम लोगों ने खाड़ी के बारे में जाना। अब हम लोग चैनल्स को देखते हैं, जिसमें 8 डिग्री चैनल्स, 9 डिग्री चैनल्स, 10 डिग्री चैनल्स, जितने भी चैनल्स होंगे उनको जानते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम लोग चैनल होता क्या है। चैनल होता क्या है? तो चैनल जो होता है, दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्र होता है, उसे सकरा समुद्र होता है, होते हैं या होता है, उसे चैनल कहते हैं। तो जितने भी दो द्वीप हो गए उनके बीच जो सकरा समुद्र होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चैनल। तो देखते हैं भारत में कुल कितने चैनल हैं। हम देखेंगे भारत का एक यहाँ पर स्थित एक द्वीप है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहेंगे। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित जितने भी द्वीप होंगे उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक है कोको द्वीप। कौन सा? कोको द्वीप, जिस पर किसका अधिकार है? म्यांमार का। जिस पर म्यांमार का अधिकार है, ठीक उसके नीचे ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन 4 द्वीपों को मुख्य रूप से अंडमान और इन 2 द्वीपों को हम लोग निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। अंडमान में सबसे ऊपरी वाले द्वीप को उत्तरी अंडमान, ठीक, उत्तरी अंडमान। यदि पूछ लिया जाएगा कि कोको चैनल, कौन सा चैनल? कोको चैनल। ये हमारा कोको चैनल हुआ। कोको चैनल किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? तो हम बताएंगे कोको चैनल कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच, अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। तो उत्तरी अंडमान द्वीप और कोको द्वीप के बीच कौन सा चैनल है? कोको चैनल। वहीं यदि हम दक्षिणी अंडमान, ये रहा हमारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान या लिटिल अंडमान के बीच, यहाँ से होकर कौन सा दर्रा गुजरता है, जिसको हम डंकन पास कहते हैं। क्या कहते हैं? डंकन पास। यदि हम 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे, तो ये जो चैनल होते हैं, इन चैनलों का नाम अक्षांशों के आधार पर दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे क्रम से कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो हम देखेंगे जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है वो भारत के लक्षद्वीप के एक द्वीप है, मिनी का है। लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है
मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल अर्थात 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच से होकर गुजरती है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का जो स्थलीय विस्तार है वो दक्षिण में 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री 4 मिनट तक है, तो भारत का जो लक्षद्वीप है उसका विस्तार 8 डिग्री के जस्ट ऊपर है। तो हम देखेंगे 8 डिग्री जो चैनल होगा या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा वो भारत के मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच से होकर गुजरेंगे। तो इसी को ही हम लोगों ने क्या कहा, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो हमें मिला कि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच से होकर गुजरती है। तो कब यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है, तो हम बताएंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच। वहीं यदि हम 9 डिग्री चैनल की बात करें अर्थात 9 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो जस्ट इसके ऊपर आएंगे तो हम देखेंगे कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय और लक्षद्वीप मुख्य जो लक्षद्वीप है उनके बीच जो अक्षांश रेखा गुजरेगी ये रही हमारी 9 डिग्री, ये हमारी रहा 9 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को हम ही 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। इसी को ही हम 9 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे 9 डिग्री जो चैनल हुआ हमारा ये 9 डिग्री जो चैनल हुआ ये हमारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। वहीं यदि हम जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल की बात, तो इसके ऊपर होगा हमारा अक्षांश रेखा 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इसी को हम यहाँ पे जब देखेंगे तो इसी को कहेंगे 10 डिग्री चैनल। जो हम देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच, अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच स्थित है। यदि हम इसको और भागों में विभाजित करके देखें तो हमें प्राप्त होगा कि जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान, लिटिल या लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। तो ये रहा हमारा कोको द्वीप, कोको चैनल। सर्वप्रथम कोको चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। एक और चैनल की बात होती है जिसको हम ग्रांड चैनल के नाम से जानते हैं। ग्रांड चैनल भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है जिसको सुमात्रा द्वीप के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये जो चैनल हुआ इसको ग्रांड चैनल के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच, किस द्वीप के? सुमात्रा द्वीप के बीच ये जो द्वीप है ये सुमात्रा है। सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? ग्रांड चैनल। इस तरीके से हम लोगों ने देखा भारत के चैनलों को, जिसमें हम लोगों ने देखा कोको चैनल जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। वहीं दूसरा चैनल 8 डिग्री चैनल जो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। तीसरा चैनल 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच स्थित है। चौथा हम लोगों ने देखा
10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। और वहीं ग्रांड चैनल की बात करें तो हमें मिलता है ग्रांड चैनल निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ये रहा हमारा चैनलों के बारे में जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।